दोस्तों आज के समय में लगभग हर एआई टूल धीरे-धीरे पेड हो रहा है, चाहे इमेज जनरेशन हो, वीडियो क्रिएशन हो या फिर कंटेंट बनाना हो। हर जगह या तो सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर लिमिटेड क्रेडिट मिलते हैं। लेकिन आज मैं आपको गूगल का एक ऐसा सीक्रेट एआई टूल दिखाने वाली हूँ, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। इस टूल की हेल्प से आप बिना स्क्रिप्ट लिखे, बिना वीडियो एडिटिंग किए और बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के 10 से 30 मिनट तक का शानदार वीडियो बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात, अभी के समय में ये पूरी तरीके से फ्री है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मैं आपको लाइव डेमो देकर भी दिखाऊँगी कि ये टूल कैसे काम करता है। दोस्तों, आप यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल देख सकते हो जो एआई से वीडियो बनाते हैं और लाखों व्यूज़ बटोरते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये इस चैनल पर ये जो भी वीडियोज़ डाले गए हैं ये एआई जनरेटेड है और काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है और आप यहाँ पे व्यूज़ देख सकते हो 1.5 मिलियन व्यूज़ है, 1.2 मिलियन व्यूज़ है, वो भी 10 मंथ्स एगो, 9 मंथ्स एगो काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है ये सारे वीडियो डालते हुए। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये दूसरा चैनल है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 मिलियन व्यूज़ है, 574 के व्यूज़ है। तो आप भी ये जो अगर आप ये वीडियो देखोगे ना तो आप भी इस तरीके का वीडियो आप आसानी से बना सकते हो और इस तरीके से अपलोड करके आप भी इस तरीके का व्यूज़ पा सकते हो। दोस्तों सवाल अब आता यूट्यूब है कि ऐसी वीडियो आखिर बनती कैसे है? दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा गूगल पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमने गूगल को खोल लिया है और आपको यहाँ पे सर्च करना है नोटबुक एलएम लिखकर आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है इस तरीके से। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर ही आपको यहाँ ऑफ़िशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन कर लेना होगा। फिर आपको यहाँ पर ट्राई नोटबुक एलएम पर क्लिक कर लेना होगा। ओके, मेरा ये ऑलरेडी लॉगिन है, तो आपको भी इस तरीके से लॉगिन कर लेना होगा। सो यहाँ पर आपके सामने ये एक इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। ओके, यहाँ पे जो रिसेंट नोटबुक आप बनाओगे वो देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे फीचर्ड नोटबुक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा दैट इज़ क्रिएट न्यू। इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। ओके, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो आपको सोर्सेस ऐड करने का अलग-अलग ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ से अब फाइल को अपलोड कर सकते हो, यहाँ पर आप वेबसाइट या फिर यूट्यूब वीडियोज़ का लिंक डाल सकते हो। आप ड्राइव से कोई फाइल अपलोड कर सकते हो या फिर कोई भी टेक्स्ट कॉपी किया हुआ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो ये सोर्स ऐड करने का मतलब क्या है, इसके ऊपर भी मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है, आप इसका डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। तो चलिए मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। अब मान लीजिए हमें इंडिया रिवर सिस्टम पर एक वीडियो बनानी है, तो सिंपली हमें यूट्यूब पर जाना है। इस तरीके से यूट्यूब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना टॉपिक को सर्च कर लेना है। जैसे मेरा टॉपिक है इंडिया रिवर सिस्टम, तो मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। उसके बाद आपको कंटेंट वाइज़ जो भी टॉपिक अच्छा लगेगा जिस भी वीडियो का, तो आप उस वीडियो के इस तरीके से लिंक को कॉपी कर लेना है। लिंक को कॉपी करने के बाद आपको नोटबुक एलएम पर जाना है। यहाँ पर आपको ऐड सोर्सेज़ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर अपना लिंक को पेस्ट कर देना है और यहाँ से इंसर्ट को कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो वन सोर्स यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे एक सोर्स ऐड हो चुका है। हम इसके आधार पे भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप इसमें और भी सोर्स ऐड करना चाहते हो, तो सिंपली आपको यूट्यूब पर जाना है और यहाँ से आप दूसरे वीडियो का इस तरीके से लिंक को कॉपी कर सकते हो। अगेन नोटबुक एलएम पर जाकर ऐड सोर्स, अगेन वेबसाइट और अपना लिंक यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो और अगेन यहाँ से इंसर्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 सोर्स यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मतलब अब जो हमारा वीडियो बनेगा, इस 2 वीडियो के आधार पर ही हमारा वीडियो बनने वाला है। यहाँ सोर्सेस ऐड होने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टूडियो में। तो आपको वीडियो बनाना है तो आपको इस वीडियो ओवरव्यू पर क्लिक कर देना है इस तरीके से। उसके बाद आपको मतलब ब्रीफ में चाहिए, एक्सप्लेनर चाहिए, जो भी चाहिए उस पर आपको टिक कर देना है और आपको यहाँ से अगर हिंदी लैंग्वेज में वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ से हिंदी लैंग्वेज को चूज़ कर लेना है। अगर आप इंग्लिश में वीडियो बनाना चाहते हो तो आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से इसका विजुअल स्टाइल भी चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको विजुअल स्टाइल पसंद आ रहा है आप उसको सिंपली चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाला प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद सिंपली आपको जनरेट पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आप यहाँ पे जनरेटिंग वीडियो ओवरव्यू करके आ गया है। ये थोड़ा-सा टाइम लेगा जनरेट होने में। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा वीडियो जनरेट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको इसको प्ले करके भी दिखा देती हूँ। दोस्तों नमस्ते। आज के स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। देखिए, जब भी हम भारत की बात करते हैं ना, तो नदियों का जिक्र अपने आप आ जाता है। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं है, ये हमारी प्राचीन सभ्यता की असली जीवन रेखाएं हैं। आज कुछ बेहद आकर्षक और रंगीन विजुअल्स के जरिए हम इन नदी प्रणालियों की एक शानदार सिनेमैटिक यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सच कहूं तो नदियां हमेशा से हमारी सभ्यता की आधारशिला रही हैं, चाहे वो दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस की आत्मा के रूप में बहने वाली गंगा हो या फिर हमारी महान द्रविड़ संस्कृति का धड़कता हुआ दिल मानी जाने वाली गोदावरी। यही वो नदियां हैं जो इस पूरे उपमहाद्वीप में जीवन फूंकती हैं, बिल्कुल एक लाइफलाइन की तरह। अब एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है ना? आखिर इन विशाल जलधाराओं ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं को जन्म कैसे दिया? जरा सोचकर देखिए। हमारे आज की ये यात्रा इसी साझी विरासत की गहराई में जाने वाली है।
हम समझेंगे कि कैसे हमारे भूगोल ने हमारे इतिहास और आज दोनों को आकार दिया है। आगे बढ़ने से पहले आइए इस महान विभाजन को समझते हैं। हिमालयी बनाम प्रायद्वीपीय नदियां, यही वो बुनियादी अंतर है जो भारत के पूरे जल प्रवाह को तय करता है। इन दोनों प्रणालियों के बीच का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारी हिमालयी नदियां हैं। ये सीधे ग्लेशियरों और बर्फ से ढके पहाड़ों से निकलती हैं, एकदम ठंडी, तेज बहाव वाली, और सबसे खास बात, ये बारहमासी होती हैं, यानी साल भर बहती हैं। दूसरी तरफ है हमारी प्रायद्वीपीय नदियां। ये भारत के पठारों से निकलती हैं, मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती हैं। इनका बहाव थोड़ा धीमा होता है, पानी अपेक्षाकृत गर्म होता है, और ये मौसमी होती हैं। है ना कमाल का ज्योग्राफिकल कंट्रास्ट? अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 14। भारत का नदी तंत्र दुनिया के सबसे बड़े बेसिनों में से एक है, जिसमें कुल 14 बड़े नदी बेसिन शामिल हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की 80% से ज्यादा आबादी का जीवन यापन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 14 बेसिनों पर टिका है। इमेजिन कर सकते हैं आप इस स्केल को? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे उत्तरी दिग्गजों की, यानी हिमालयी नदियों की। बर्फ से ढकी उन्हीं ऊंची चोटियों से हमारी सबसे महान नदियों का जन्म होता है। गंगा का जन्म किसी जादू से कम नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि गंगा सीधे गोमुख से निकलती है, राइट? लेकिन असल में गोमुख से भागीरथी निकलती है। उधर सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा बहकर आती है, और फिर देवप्रयाग के उस बेहद खूबसूरत और पवित्र संगम पर ये दोनों मिलती हैं। बस वहीं से जन्म होता है उस महान जलधारा का जिसे हम गंगा कहते हैं। फिर वहां से ये हरिद्वार होते हुए मैदानों में एंट्री लेती है, और इसका आकार 10,86,000 वर्ग किलोमीटर। ये गंगा का विशाल बेसिन है। ये नंबर अपने आप में गवाही देता है कि ये नदी कितनी भव्य है। मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से करीब 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की लाइफलाइन है ये अकेला बेसिन। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जब नदियां आपस में मिलती हैं तो कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी लेफ्ट बैंक, ये कैसे तय होता है? बहुत सिंपल है। बस नदी के बहाव की दिशा में मुंह करके खड़े हो जाइए। अब जो नदी आपके दाईं ओर से आकर मिलेगी वो राइट बैंक, और जो बाईं ओर से मिलेगी वो लेफ्ट बैंक। बिल्कुल सिंपल, राइट? अब गंगा के इस महाकाव्य जैसे सफर को देखिए। प्रयागराज में इसकी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना इससे आकर मिलती है। सफर आगे बढ़ता है तो घाघरा, गंडक और कोसी जैसी नदियां इसे बाईं ओर से ज्वाइन करती हैं। पश्चिम बंगाल पहुंचते पहुंचते ये दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, भारत में हुगली और बांग्लादेश में पद्मा, और फिर फाइनली ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। चलिए अब नजर डालते हैं सिंधु नदी प्रणाली यानी इंडस रिवर सिस्टम पर। इसी की 5 नदियों के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। जरा ध्यान दीजिए, सतलज जो तिब्बत से निकलती है और जिस पर मशहूर भाखड़ा नांगल डैम है। ब्यास और रावी जो रोहतांग दर्रे से आती हैं। फिर है चिनाब जो चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी नदी है। और आखिर में कश्मीर की खूबसूरत घाटी से निकलने वाली झेलम। ये जानकारी भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को समझने के लिए एकदम सटीक है। पश्चिमी पहाड़ों के सफर के बाद अब रुख करते हैं पूरब का, हमारी तीसरी महान उत्तरी नदी प्रणाली विशाल ब्रह्मपुत्र। इस नदी के नामों की कहानी ही बड़ी दिलचस्प है। ये एक ट्रांस हिमालयी नदी है। तिब्बत में लोग इसे सांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश की गहरी घाटियों से भारत में एंट्री लेती है तो दिहांग या सियांग बन जाती है। असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और जैसे ही ये बांग्लादेश के बॉर्डर में दाखिल होती है इसका नाम जमुना हो जाता है। एक ही नदी और इतने सारे रूप। इसका ये शक्तिशाली सफर तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से शुरू होता है। और पता है सबसे अमेजिंग बात क्या है? ये नामचा बरवा पर्वत के पास एकदम गहरा यूटर्न लेती है। रास्ते में इसे लोहित जैसी लेफ्ट बैंक और मानस जैसी राइट बैंक नदियां मिलती हैं। हाँ, वही मानस नदी जिसके किनारे शानदार मानस नेशनल पार्क स्थित है। करीब 2900 किलोमीटर का सफर तय करके ये आखिर में बांग्लादेश में पद्मा से मिल जाती हैं। उत्तरी पहाड़ों से अब हम सीधे चलेंगे भारत के दिल और दक्षिणी पठारों की तरफ। बात करते हैं हमारी दक्षिणी जलधाराओं की, यानी प्रायद्वीपीय नदियों की। जब हम दक्षिण की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है गोदावरी का। ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है।
महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक इसका सफ़र 1465 किलोमीटर लंबा है। इसका जो विशाल डेल्टा है ना, वो भारत के सबसे अहम कृषि क्षेत्रों में से एक है, खासकर धान की बेहतरीन पैदावार के लिए। आप जरा नर्मदा और तापी पर फोकस करते हैं। ये दोनों थोड़ी हटकर हैं। क्यों? क्योंकि जहां भारत की ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच शानदार मार्बल रॉक गॉर्ज और धुआंधार झरने बनाती हुई पश्चिम की तरफ बहती है। तापी भी बिल्कुल इसी के पैरेलल बहकर अरब सागर में मिल जाती हैं। ये दोनों नदियां लिटरली उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक नेचुरल डिवाइडर का काम करती हैं। इसके बाद आती है महानदी। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि मध्य भारत की इंडस्ट्रियल बैकबोन है। इसका 1,32,100 वर्ग किलोमीटर का बेसिन खनिजों से लबालब भरा हुआ है। भिलाई और कोरबा जैसे शहर इसी के किनारे बसे हैं। और आपको पता ही होगा, ओडिशा का मशहूर 26 किलोमीटर लंबा हीराकुड डैम, जो भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, वो इसी नदी पर बना है। हमारी ये दक्षिण की यात्रा कृष्णा और कावेरी के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। 1400 किलोमीटर लंबी कृष्णा नदी जो नागार्जुन सागर जैसे विशाल बांधों को पावर देती है, जिससे भारी मात्रा में सिंचाई और बिजली मिलती है। और फिर हमारी पवित्र कावेरी, जो पूर्वी घाटों से होते हुए एक इतना खूबसूरत डेल्टा बनाती है कि लोग उसे दक्षिण भारत का बगीचा कहते हैं। बिल्कुल किसी हसीन पेंटिंग जैसा नज़ारा। तो अब हम आ गए हैं अपनी इस साझी विरासत यानी सभ्यता के प्रवाह के अंतिम पड़ाव पर। चाहे वो हिमालय की ठंडी तेज धाराएं हों या दक्षिण की शांत गर्म नदियां, ये सब मिलकर हमारे देश की असली जीवन रेखाएं बनाती हैं। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, इन प्राचीन जलधाराओं का ये भूगोल आने वाले समय में भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था और हमारे आधुनिक जीवन को कैसे आकार देता रहेगा, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ इस शानदार सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अब आपने खुद ही देखा कि एआई ने कितना शानदार वीडियो बनाकर हमें दे दिया। पूरी वीडियो में प्रोफेशनल नरेशन है, बहुत सुंदर विजुअल का इस्तेमाल किया गया है और इन्फॉर्मेशन को भी आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रेज़ेंट किया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये टूल पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।